जिस पासपोर्ट को पाने के लिए आपका इंडियन होना जरूरी है, अब से वो पासपोर्ट आपके इंडियन होने का सबूत ही नहीं है। तालियां हो जाए मोदी जी, क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर इंडियन पासपोर्ट, इंडियन सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है तो क्या हुआ? धुरंधर 1 और धुरंधर 2 की टिकट तो है ना, या फिर नितिन गडकरी के 20% इथेनॉल वाली पर्चियां, उससे तो आपकी सिटीजनशिप और देशभक्ति प्रूव हो ही जाएगी मित्रों। तो खबर गर्मा गर्म यह है कि सरकार ने कह दिया कि आपका जो पासपोर्ट होता है, जिसको बनवाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ता है, ठुल्लों को पैसे भी देने पड़ते हैं, वो अब से इंडियन सिटीजनशिप का प्रूफ ही नहीं है। एंड वो जस्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। यहां पर ये कैसा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसके बाद अब आप इंडिया में ही सही तरीके से ट्रैवल नहीं कर पाओगे। आपको कोई भी कहीं पर रोक के आपसे आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ मांग सकता है, ना आपके पास होगा ही नहीं। और सोशल मीडिया के लोग इसको देख करके पूरी तरीके से पागल हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भैया अगर पासपोर्ट सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आधार, वोटर आईडी, ये सब अगर सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है तो आखिरकार क्या है ना बीजेपी का ये वाला पट्टा। आप किसी भी देश के नागरिक हो, कहीं से भी घुसपैठ करके आए हो, अगर आपके पास बीजेपी का ये वाला पट्टा है तो आपसे कोई भी कभी सवाल नहीं पूछने वाला। वैसे कितनी आयरॉनिकल बात है, पासपोर्ट हमारे को मिलता है एंड इसी पासपोर्ट को लेकर हम लोग ट्रैवल करते हैं, एंड जब बाहर की कंट्रीज में हमसे हमारी सिटीजनशिप का प्रूफ मांगा जाता है तो ये पासपोर्ट हम उनको दिखाते हैं। लेकिन अब यही पासपोर्ट इंडिया के अंदर सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है तो बाहर कैसे होगा आखिरकार? ऑल्सो हमारी पासपोर्ट में जो नेशनैलिटी आगे इंडियन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक तरीके से गवर्नमेंट ये कह रही कि हम इंडियंस हैं। तो किस बेसिस पे गवर्नमेंट ये कह रही कि हम इंडियंस हैं? और जब पासपोर्ट कह रहा है कि हम इंडियन हैं और गवर्नमेंट खुद वो पासपोर्ट इशू कर रही है, तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं मान रही कि पासपोर्ट हमारा सिटीजनशिप प्रूफ है? वैसे ज्यादा टेंशन की बात भी नहीं, क्योंकि इंडिया का जो पासपोर्ट है लगातार उसकी वैल्यू यहां पर नीचे जाती जा रही थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार हमारा पासपोर्ट नीचे गिर रहा था। मतलब बाहर तो पहले इसकी औकात थी नहीं, अब इंडिया के अंदर भी इस पासपोर्ट की कोई औकात नहीं रहने वाली। अब देखो अपने आप में काफी बड़ा मुद्दा है एंड मीडिया को एटलीस्ट इसके ऊपर तो सवाल उठाना चाहिए, लेकिन मीडिया यहां पर भी सवाल नहीं उठा रही। क्या कर रहे हैं हमारे देश की गोदी पत्रकार, देखिए जरा। बताइए मुझे, आपके घर पर जब कोई मेहमान आता है तो आप जब पानी परोसते हैं तो फुल ग्लास होता है कि आधा ग्लास होता है? जब मेहमान आते हैं तो क्या आप उसको टंगड़ी कबाब देते हैं या फिर काकोरी कबाब देते हैं? अबे ये कौन से वाले सवाल है भाई? जनता के इतने सारे मुद्दे हैं, कहीं पर पेपर लीक हो रहा है, कहीं पर इथेनॉल स्कैम हो रहा है, और अब ये कि पासपोर्ट हमारे सिटीजनशिप का प्रूफ ही नहीं है। ये सब सवाल नहीं है। आप मेहमानों को पानी आधा गिलास देते हैं, पूरा कला। अबे रूबिका दीदी मान जाओ। अब ये बात जो रूबिका दीदी ने बोली ये डम है, एब्सोल्यूट डम। लेकिन इसके आगे जो बात बोल रही है वो इवन डमर है। आगे सुनो जरा इसको। मतलब मेहमान आए, आपने पानी परोसा और उन्होंने एक घूंट पिया और पीकर छोड़ दिया। आपको पता है इससे कितने करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है? आप जानते हैं देश की आबादी के हिसाब से ये आंकड़ा पहुंच जाता है 70 करोड़ लीटर। आप जो मेहमानों को पानी देते हो, वो पानी जो वेस्ट हो रहा है उसमें 70 करोड़ लीटर पानी यहां पर वेस्ट हो रहा है। वैसे इनको पानी की बहुत पड़ी है। अभी जरा इनकी बोलती बंद करूंगा यहां पे, लेकिन उससे पहले जरा और भी इनकी बात सुन लेते हैं। मतलब मैं एक अंदाजा लगा रही हूं, ये पानी सिर्फ एक दिन में बर्बाद हो सकता है। मतलब ये बात भी कोई पक्की नहीं है, प्रूफ के साथ, रिसर्च के साथ नहीं बोल रही रूबिका भाई। यहां पर सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर आपने पानी दिया, वो पानी छूट गया तो 70 करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो सकता है एक दिन के अंदर। अब रूबिका दीदी को पानी की बहुत ज्यादा चिंता है एंड मुंबई में क्योंकि वाटर शॉर्टेज चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है, हो सकता है इस वजह से शो बना दिया हो। लेकिन असली पानी की वेस्टेज रूबिका दीदी मैं आपको बताना चाहता हूं कहां होती है। आओ मेरी पाठशाला में जरा। रूबिका दीदी ने बताया कि 70 करोड़ लीटर पानी वेस्ट होता है अगर पानी बच जाए, एंड हो सकता है बताया जा रहा है। बट इथेनॉल बनने में एक दिन में कितना पानी लगता है आपको पता है? कई जगहों पर क्लेम किया जाता है कि इथेनॉल के 1 लीटर में 10,000 लीटर पानी लगता है, लेकिन मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी एंड पता चला कि अगर राइस से इथेनॉल बनता है तो 10,000 लीटर पानी लगता है 1 लीटर इथेनॉल बनने में। लेकिन अगर शुगर केन से बनता है तो लगभग 3,000 लीटर यहां पर पानी लगता है। अब एक दिन में कितना इथेनॉल बनता है? 4 करोड़ लीटर से भी ज्यादा एक दिन में इथेनॉल बनता है। अगर मैं इसकी लोअर लिमिट भी यहां पर लेके चलूं तो 12,000 करोड़ लीटर पानी एक दिन में यहां पर वेस्ट हो रहा है इथेनॉल के चक्कर में। एंड ये सब क्यों? क्योंकि गड्डू भैया को अपने बेटों को यहां पर सेटल करना है, क्योंकि इथेनॉल से ना ही पेट्रोल के रेट्स कम हो रहे हैं, ना ही फ्यूल एफिशिएंसी यहां पर बढ़ रही है, एंड ना ही हमारे इंपोर्ट्स कम होके दे रहे हैं। बट इन सब चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि मेहमानों की ग्लास में कितना पानी डालना है। ये हो रही है इनकी जर्नलिज्म। यहां पे मैं जो वीडियोस यहां पर बनाता हूं, हम 4 लोगों की
यहाँ पर टीम है जो मिलकर के सारा यहाँ पर काम करते हैं। इन 4 लोगों की टीम में सिर्फ 2 मिनट लगे हमारे को पता लगाने में कि इथेनॉल बनने में एक दिन में कितना पानी वेस्ट होता है। लेकिन दूसरी तरफ रूबिका भाई इतनी बड़ी टीम के साथ बैठी हुई है, फिर भी इतना सा दिमाग नहीं यहाँ पर लगा पा रही कि रियल इश्यूज को तो उठा ले कम से कम। अब मीडिया तो कभी भी सवाल उठाती नहीं, जो लोग सवाल उठाते हैं उनके साथ होता क्या है ये आपको दिखाना चाहता हूं। खान सर काफी दिन से हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज कर रहे थे। फाइनली क्या हुआ, उनके प्रयागराज के कोचिंग सेंटर को सील कर दिया यहां पर गया है। प्रयागराज के कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया, क्यों? क्योंकि लखनऊ में आग लग गई थी। लखनऊ की कोचिंग सेंटर में लगी आग से लखनऊ के कोचिंग सेंटर बंद नहीं करे जा रहे, प्रयागराज में जाकर के कोचिंग सेंटर बंद करे जा रहे हैं। तालियां हो जाए इसके लिए। अब आपको और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कोचिंग सेंटर क्यों बंद किया गया है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि सरकार दिखाना चाह रही है कोचिंग सेंटर्स की ही गलती है। क्या इन अग्निकांडों के पीछे कोचिंग सेंटर की ही गलती है? नहीं, सबसे बड़ी गलती होती है जो बिल्डिंग बनाता है उनकी। कोचिंग सेंटर ज्यादातर किराए की प्रॉपर्टीज लेकर के यहां पर बनाए जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग का ओनर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिल्डिंग के अंदर एक फायर एग्जिट बनाए, बिल्डिंग के नक्शे को सही तरीके से पास करा के इंप्लीमेंट करे और एनओसी वगैरह लेना। ये सब चीजें एक्चुअली में जो बंदा बिल्ड करता है, जो बिल्डर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और यहां पर एक कोचिंग सेंटर्स की गलती दिखाई जा रही है। मालवीय नगर में तो कोचिंग सेंटर में आग नहीं लगी थी, वहां तो एक होटल में आग लगी थी। उससे पहले गोवा में एक पब के अंदर आग लगी थी। तो आखिरकार यहां पर कोचिंग सेंटर्स की गलतियां क्यों दिखाई जा रही है? क्या गोवा में पब में आग लगने के बाद और पब्स को बंद किया गया? क्या दिल्ली के होटल में आग लगने के बाद और होटल्स को बंद किया गया? नहीं, लेकिन खान सर के कोचिंग सेंटर से कुछ खास लगाव है। अब सरकार यहां पर खान सर के कोचिंग सेंटर, स्कूल, हॉस्पिटल सबको बंद करना चाहती है, लेकिन एक्चुअली में इंस्टेड सरकार को पता है क्या बंद करना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान का मुंह ऑलरेडी यहां पर एजुकेशन सिस्टम के लगे पड़े हैं। सरकार एक्सपोज हो चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान फुल ऑन एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन उसके बीच में धर्मेंद्र प्रधान एक इंटरव्यू में कहते हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं ये आतंकवादियों की बी टीम है। मतलब अभी तक तो हम लोग कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की भी बी टीम सुनते थे, अब ये आतंकवादियों की बी टीम कौन सी निकल कर आ गई भाई? कुछ दूर जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के। उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया, वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। अब सबसे पहली चीज आपको बताना चाहता हूं, ये इंटरव्यू एंड ये सवाल ये एनडीटीवी पे पूछा गया है, यानी कि बॉस के चैनल पे पूछा गया है, तो ज्यादा कोई कुछ चैचुकुर कर भी नहीं सकता। दूसरी चीज यहां पर जो बात धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं कि ये आतंकवादियों की बी टीम है। अगर आतंकवादियों की बी टीम है तो अमित शाह क्या कर रहे हैं आखिरकार? ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हैं आतंकवादियों की बी टीम? अगर ये आतंकवादियों की बी टीम है तो भैया धर्मेंद्र प्रधान से पहले अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनफैक्ट इसी इंटरव्यू में धर्मेंद्र प्रधान फ्लो में रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर लेते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है तो इस्तीफा भी हो जाए जरा। बच्चे भावनात्मक दबाव ले लेते हैं। कुछ घटनाएं हुई हैं कि बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, उनका भी फोटोग्राफ लगा करके कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाने की कोशिश की है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये तो अत्यंत निंदनीय बात है। देखो, जो बच्चों की जान चली गई इसके लिए हम भी जिम्मेवार है। हम उसको मैं कोई भी कैंपस की दायित्व में हूँ। पिछले 5 साल में भारत की शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। जब भी किसी कैंपस में कोई छोटे बालिका या बालक की जान चली जाती है, मैं खुद को कोसता हूं। अगर धर्मेंद्र प्रधान आपको लगता है कि आप जिम्मेवार हो इन बच्चों की मौत के, तो रेजिग्नेशन दे दो ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे बैठे क्यों हो अपनी सीट पे? अब धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ पर कोशिश तो करी इस मुद्दे को खत्म करने के लिए एंड अपनी तरीके से एक पक्ष रखने के लिए, लेकिन अपने आप को और ज्यादा एक्सपोज कर लिया। यार क्या कर रहे हैं ये लोग? मोदी जी नैया डुबा देंगे आपकी। वैसे नैया से याद आया, आपको बताना चाहता हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से इस टाइम पर खुला हुआ है, कोई टोल नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं। एंड आपको दिखाना चाहता हूँ काफी सारे शिप्स यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, आवाजाही हो रही है। छोटे छोटे जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली में शिप्स हैं जो आ रहे हैं एंड जा रहे हैं। काफी सारा ऑयल वहां से फ्लो कर रहा है एंड डोनाल्ड ट्रंप खुद भी ये बात बोल रहे हैं। अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, काफी सारा ऑयल वहां से फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहला इंपैक्ट आया है क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर। एंड क्रूड ऑयल का प्राइस आपको पता है क्या हो चुका है? क्रूड ऑयल का प्राइस $70 पर बैरल हो चुका है। वॉर शुरू होने से पहले ये $75 पर बैरल था। यानी कि इस साल की अगर बात करूं तो ऑल टाइम लो पर है इस टाइम पर क्रूड ऑयल का प्राइस। लेकिन फिर भी इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस यहां पर कम नहीं हो रहे। मतलब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे उस टाइम तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए मोदी सरकार ने, डीजल के भी बढ़ा दिए, गैस की बढ़ा दिए। लेकिन जब ये प्राइसेस कम हो रहे हैं तो इसका फायदा किसकी जेब में जा रहा है? सरकार की अपनी जेब में। क्योंकि यार 2,500 करोड़ का एडवर्टीजमेंट भी तो करना है मोदी जी को। समझते क्यों नहीं तुम लोग? अब इसी क्रूड ऑयल के सस्ते होने के बाद पाकिस्तान, जिसके हर रोज यहां पर गाने गाए जाते हैं कि गरीब हो गया, ऑन द एज पाकिस्तान, वहां पर पेट्रोल 74 का और डीजल 67 का हो चुका है। प्राइस को रिड्यूस किया गया कल फिर से।
लेकिन यहां पर प्राइस रिड्यूस नहीं किया जा रहा। एंड फॉर योर काइंड अटेंशन आपको दिखाना चाहता हूं, जब पाकिस्तान में रेट्स बढ़ते हैं तो भिकमंगा कंगला पाकिस्तान, महंगाई की नई मार, पेट्रोल डीजल क्राइसिस इन पाकिस्तान होती है, पाकिस्तान ऑन एज, राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस हिट सिटीजन हार्ड, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल महंगा, जनता बदहाल। लेकिन जब सस्ता हो रहा है तो क्या गोदी मीडिया वाले एक बार भी इसके बारे में बात कर रहे हैं? एंड इंडिया में ये सस्ता क्यों नहीं हो रहा, इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? रूबिका दीदी पानी का ग्लास छोड़ो, पेट्रोल का ग्लास देखो। इसी के साथ अब क्योंकि वॉर सॉर्ट ऑफ खत्म हो चुकी है तो ईरान अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनी की यहां पर फ्यूनरल करने वाला है। एंड उसके लिए ईरान के प्रेसिडेंट ने हमारे मोदी जी को इनवाइट किया है। अब पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने कोशिश करी है नैरेटिव सेट करने की कि मोदी जी ने ट्रंप को लाल आंखें दिखा दी या फिर डांट दिया। अब एक्चुअली में अगर ट्रंप को लाल आंखें दिखानी होगी तो मोदी जी इस वाले फ्यूनरल में जाएंगे, लेकिन अगर मोदी जी नहीं गए तो समझ जाना वहां से परमिशन नहीं मिली है। हो सकता है एक बार को ट्रंप मोदी जी को परमिशन दे दे वहां जाने के लिए, लेकिन नेतन्याहू ने जो मोदी जी को मेडल पहनाया था उसका क्या, मोदी जी का मेडल छिन जाएगा अगर मोदी जी चले गए तो। इसी के साथ जाते जाते आपको एक बड़े काम की न्यूज दिखाना चाहता हूं एंड आपको इससे बॉदर्ड होना चाहिए। मूडीज की एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली जिसमें कहा गया कि पानी के लिए तरसेगा भारत, भीषण जल संकट के संकेत इस टाइम पर मिल रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि मुंबई में सिर्फ 1 महीने का पानी बचा है, दिल्ली में 15-20 दिन से पानी नहीं पहुंच रहा है। अगर मूडीज की रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडिया में पानी का इतना बड़ा संकट आने वाला है तो ट्रस्ट मी, सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ के एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हिंदू मुसलमान को तो छोड़ करके आपको पानी के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब देश के अंदर पानी का एक संकट आएगा तो सबसे पहले पता है किसके ऊपर संकट आएगा? गरीब लोगों के ऊपर, उसके बाद मिडिल क्लास के ऊपर, उसके बाद अपर मिडिल क्लास एंड लास्ट में जाकर के अमीर आदमी के ऊपर ये संकट आएगा। तो इसलिए अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक आम आदमी, एक कॉमन मैन हो तो आपको इसके बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए रादर देन कि कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं हमारे देश के अंदर, या फिर मोदी जी को कौन सा नया अवार्ड मिला है, मोदी जी कौन कौन से नए स्टेट में इलेक्शन जीत रहे हैं। आपको ये सब छोड़कर सिर्फ पानी के बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा ना आपके पास तो आप किसी को सपोर्ट भी नहीं करने लायक रहोगे। वैसे मुंबई में तो वाटर क्राइसिस देखने को काफी हद तक मिल ही रही है। मुंबई में बारिश हो रही है फिर भी लोगों को समुद्र में जाकर के यहाँ पर नहाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर की शॉर्टेज इस टाइम पर मुंबई में देखने को मिल रही है एंड दिल्ली में तो ऑलरेडी है ही है। इन दोनों ही जगहों पर डबल ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, लेकिन फिर भी पानी की कमी है। दूसरी तरफ मीडिया ये कह रही है कि आप मेहमानों को कितना पानी पिलाते हैं। कोई भी यहाँ पर रियल मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता, सब लोग मिलकर के जनता का डैश बनाना चाहते हैं सिर्फ। अब नेता, इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया वाले अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, आप भी निकालो कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास पूरी तरीके से, और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। लाइक तो आप वीडियो की शुरुआत में कर ही चुके होगे। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।